नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अंशिका। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार रिकॉर्ड 75.45% वोटिंग हुई है, जो कि पिछली बार से 0.73% ज्यादा है। प्रदेश के 6 जिले में 80 से ज्यादा मतदान हुआ है। इस बार वोटिंग में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा है। पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 74.53 रहा, जबकि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 74.72% रहा है। महिला वोटर्स के ज्यादा वोट करने के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। 2018 में पुरुषों का मतदान प्रतिशत 74.71 और महिलाओं का वोट प्रतिशत 74.67 रहा था। महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा रहने के सियासी मायने हैं। कांग्रेस सरकार समर्थक फ्री मोबाइल स्कीम को इसका कारण बता रहे हैं, जबकि बीजेपी समर्थक बढ़ते महिला अपराधों से इसे जोड़कर देख रहे हैं। आमतौर पर महिलाओं का वोट प्रतिशत पहले कम रहता था, लेकिन अब कई चुनावों में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट कर रही हैं। प्रदेश में वोट प्रतिशत बढ़ने से बीजेपी काफी ज्यादा खुश है, तो कांग्रेस भी अंडर करंट की गारंटी से उत्साहित है। इस बार 2018 के मुकाबले 0.7% ज्यादा मतदान हुआ है। इसके साथ ही चर्चा शुरू हो गई है कि राजस्थान में जब भी अधिक मतदान होता है तो बीजेपी की सरकार बनती है, और कम मतदान होने पर कांग्रेस की सरकार बनती है। चुनावी नतीजों से पहले सबके अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस बार राजस्थान में विकास के दम पर कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। जनता के आशीर्वाद से प्रदेश की सियासत में राज नहीं बदलेगा, बल्कि रिवाज बदलेगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि पिछले साल में जनता कांग्रेस के कुशासन से तंग आ चुकी है। ऐसे में इस बार राजस्थान की राजनीति से कांग्रेस का सफाया होगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि वोटिंग प्रतिशत के बढ़ने से किसे फायदा मिलेगा, बीजेपी या फिर कांग्रेस को? इस बार राजस्थान में किसे जनादेश मिलेगा और कांग्रेस बीजेपी के जीत के दावों में कितना दम है? बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। बात सुनिए, अगर पूरे प्रदेश के अंदर दो बातें चल रही थी, एक तो सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है। बड़े बड़े एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे थे डिस्कशन के अंदर कि राजस्थान वो राज्य है, पहला देख रहे हैं हम लोग, ऐसा राज्य है जहाँ चुनाव के अंदर सब लोग कहते हैं कि एंटी इनकमरी बिल्कुल नहीं है और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई पॉइंट नहीं है। 2 पॉइंट कॉमन थे पूरे प्रदेश के अंदर और लगातार थे। तो मैं कई डिस्कशन सुनता हूँ, वो बोलते हैं अब कई राज्यों में जाते हैं, ऐसी स्थिति हमने कहीं देखी नहीं जब मुख्यमंत्री पॉपुलरिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता रहे हों, सर्वे भी, और एंटी इनकमरी नहीं हो। 2 ही फैक्टर हमारे पक्ष में जाते हैं, फिर सरकार क्यों नहीं बनेगी? और धर्म और जो सनातन जो चला इन लोगों ने, उन्होंने कैंपेन तो किया नहीं। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, उनके 5-6 मुख्यमंत्रियों ने, उनके केंद्रीय मंत्रियों ने और बाकी उनके नेताओं ने जो एमपी वगैरह थे, यहाँ के लोगों ने तो कैंपेन ही नहीं किया। राजस्थान के बीजेपी के जितने तथाकथित नेता हैं वो तो अपने क्षेत्र में फंसे रहे। तो आप सोच सकते हो जब वो चला नहीं, इनका जो धार्मिक कार्ड चला नहीं, जो चलाने प्रयास किया जोर शोर से, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे, लैंग्वेज क्या काम ले रहे थे, अमित शाह जी, मोदी जी, योगी जी, सभी लोग, और वो असम के मुख्यमंत्री जी, तो बड़ी मतलब बड़ी कहना चाहिए कि ऐसी लैंग्वेज उचित नहीं कह सकते हम लोग, उचित नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों में भड़काने वाली बातें होती है, चुनाव में तनाव पैदा होता है। ये तो फॉर्चुनेटली राजस्थान में सब शांति से निपट गया। उनकी भाषाएं जो थी कहने नेताओं की, वो तो दंगे भड़काने वाली थी, दंगे भड़काने वाली थी। जनता ने फिर भी उनकी परवाह नहीं करी। इसके लिए मैं जनता को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।
उनके भड़काने में नहीं आए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि जो हमारी अप्रोच थी सरकार की, जो हमारी स्कीमें थी, जो हमारे कानून बनाए हम लोगों ने, जो हमने गारंटी दी और जो माहौल बनाया विकास का, तो विकास का मॉडल बन गया राजस्थान के अंदर। उस कारण से उन्होंने परवाह नहीं करी इन नेताओं की, वरना अगर परवाह करते तो चुनाव तनाव में होते। आगे क्या होता, दंगे कम होते नहीं होते, तनाव होता, घटनाएं छुटमुट होती, मैं नहीं कह सकता, पर कुछ नहीं हुआ, शांति से निपट गया चुनाव। मैं बधाई देना चाहूँगा पब्लिक को और उम्मीद करता हूँ कि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगा। महिलाएं हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे किसान हो, कोई जाति बिरादरी हो, सबने जम के वोटिंग दी है। और जम के जो है, मैं समझता हूँ कि अंडर करंट की तरह माहौल बना राजस्थान के अंदर, अंडर करंट की तरह जो खबर आ रही है। बाकी तो 3 तारीख आई तो मालूम पड़ेगा क्या होता है। हमें जो भी फैसला होगा विद ह्यूमिलिटी हम स्वीकार करेंगे उसको, पर हमने कोई कमी रखी नहीं और जनता ने भी कमी रखी नहीं मेरे ख्याल से। बताएंगे कोई संपर्क में होगा पार्टी वाले आपको बताएंगे क्या? वो तो स्वतः ही स्वाभाविक संपर्क हो जाता है, अपना आप हो जाता है, इसलिए कोई कहने की जरूरत नहीं होती है। पर इस बार जो है मैं समझता हूँ कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा, भारी बहुमत मिलने जा रहा है। आप मैं जब सब कह रहा हूँ भाई, ओपीएस हो, चाहे वो आरजीएसएस हो, चाहे वो हमारी कानून हो, चाहे हमारी स्कीमें हो, चाहे वो हमारी गारंटी हो, सबको लोगों ने लाइक किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हम लोग जो असेसमेंट कर रहे हैं, असेसमेंट में बहुत अधिक सीटें आ रही है, नतीजे आने दीजिए, लेकिन इतना जरूर है प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यह तो 3 तारीख के को ही पता चलेगा कि उनकी पॉपुलैरिटी कितनी थी। वह स्वयं गृह मंत्री थे और मुख्यमंत्री के साथ साथ राजस्थान की जनता ने पूरे 5 साल रोया है। जिस प्रकार से महिला अत्याचार हुआ, जिस प्रकार से अपराधीकरण हुआ, और गृह मंत्री का काम ये नहीं था रोकना, मुख्यमंत्री का काम नहीं था इसको रोकना। कांग्रेस के मंत्री और विधायक ने खुलेआम जिस प्रकार से लूटा है, वह गहलोत जी की जिम्मेदारी नहीं थी उस लूट को रोकने के कारण। इस पार्टी ने कई तरह के प्रयास किए, कई हथकंडे अंतिम समय तक अपनाने का प्रयास किया, कई फर्जी आईडी भी बनाई कि जैसा मुझे आज जानकारी में आया। लेकिन जब जनता मन बना लेती है कांग्रेस की विदाई का और भाजपा के आने का, तो फिर ऐसे हथकंडे नहीं चलते। छुटमुट प्रयास किए, कई तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन आपने 5 साल जो पाप किया है, उस पाप की सजा लोगों ने उस ईवीएम पर कमल का बटन दबाकर निकाली है। विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, विश्वास जताया है डबल इंजन की मोदी सरकार के ऊपर, और यही विश्वास है कि मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा और भाजपा को अभूतपूर्व समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हम लोग जो असेसमेंट कर रहे हैं, असेसमेंट में बहुत अधिक सीटें आ रही है, नतीजे आने दीजिए। लेकिन चलिए बड़ी बहस को आगे बढ़ाते हैं। इस बहस में हमारे साथ भीमराज जाखड़ कांग्रेस नेता जुड़ रहे हैं और रचना गोयल भाजपा नेता हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले रचना जी आपके पास आऊंगी। रचना जी, जिस तरह से इस बार रिकॉर्ड तोड़ ब्रेकिंग यहां पर इस बार वोटिंग हुई है राजस्थान में 25 नवंबर के विधानसभा चुनावों में, उसको भाजपा किस तरह से देख रही है? क्योंकि पिछली बार जो मतदान हुआ था उसके मुकाबले इस बार राजस्थान में ज्यादा प्रतिशत बढ़ा है उसका और मतदान ज्यादा हुआ है, तो भाजपा इसको किस तरह से देख रही है? देखिए, अभी आपने भी बताया कि महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है जी, और ये साफ साफ हमें इंगित कर रहा है कि महिलाएं किस तरीके से मतदान में रुचि ले रही हैं जी, और ये एक साफ इंडिकेशन भी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, क्योंकि महिलाएं कांग्रेस के सरकार में बहुत ज्यादा वाला प्रताड़ित हो चुकी थी और उन्होंने अपना जनादेश दे दिया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जी जी, भीमराज जी आपसे सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरह से इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान राजस्थान में हुआ है, कांग्रेस इसके क्या मायने निकाल रही है? क्योंकि
हर बार कहा यह जाता है कि जब भी वो जो वोटिंग प्रतिशत होता है वो बढ़ता है तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। तो यहां इस बार भी जो वोटिंग प्रतिशत है पिछली बार के मुकाबले बढ़ा है, तो उसको कांग्रेस किस तरह से देख रही है? मैडम, हमारे सीनियर नेताओं ने पहले भी आपके चैनलों पे कहा था कि अब की बार रिवाज बदलेगा, और अब की बार निश्चित रिवाज बदलेगा, क्योंकि इस बार जो वोटिंग हुई है, महिलाओं ने वोट दिया है। महिलाओं ने वोट दिया है मैडम महंगाई के खिलाफ। महिलाओं ने वोट दिया है जो केंद्र की सरकार द्वारा महिलाओं पे जो अत्याचार, जिस तरह आपने देखा होगा पहलवानों का, चिन्मयानंद का, कुलदीप सेंगर का, मणिपुर का, जो आज डिजिटल युग का दौर है, वो हर आदमी पास आप देखते होंगे बहुत ही कम समय में सारी न्यूजें पहुंच जाती है। फिर कर्मचारी वर्ग का ओपीएस था, इसका मैडम बहुत फायदा मिला है, क्योंकि कर्मचारी वर्ग कांग्रेस को खुल के समर्थन दिया और उन्होंने बम्पर वोटिंग की भी है, करवाई भी है। अपने जो परिवार के हैं और हैं जिनसे भी वो जुड़े होते हैं, तो इसका निश्चित फायदा। तीसरा फायदा मिला है किसान और मजदूर का। किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी रही है, क्योंकि केंद्र के जो 3 काले कानून थे वो जग जाहिर है पूरी दुनिया उस पर देख रही थी। कैसे एक केंद्र की तानाशाही सरकार ने अत्याचार हटाए, हिटलरशाही और रवैया अपनाया, लाठी गोली बंदूक से बात की गई, वो दिन मैडम भूलेंगे नहीं। कैसे किले रोपी गई, किसानों पे 1.5 लाख किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए, 750 किसान शहीद हुए, वो दिन भूल कैसे सकते हैं मैडम? काला अध्याय था ये किसानों के लिए। और 80% आबादी जाके खेती पे निर्भर करती है, वो मैडम भूलेंगे नहीं। कैसे जमीनें छीनने की कोशिश की गई, कैसे मैडम एक सॉफ्ट, आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर शरद मराठे, प्रवासी अमेरिकी, जो अमेरिका में रहता है, गुजराती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसानों को बताएगा कि खेती आप इस तरीके से करोगे? और जो टास्क फोर्स इन्होंने बनाई, उसके अंदर एक भी किसान नेता को नहीं लिया गया, कृषि विशेषज्ञों को नहीं लिया गया, किसी किसान को नहीं लिया गया, कोई बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी एग्रीकल्चर से पढ़े हुए स्टूडेंट को नहीं लिया गया। सारे कौन थे? महिंद्रा, बिग बास्केट, पतंजलि, इन लोगों को तो बताया कि ये किए गए। तो आखिर मैडम भूलेंगे कैसे? वो तो काला अध्याय था, और जब तक भूलेंगे नहीं। और सर, आप कह रहे हैं जनता ने कांग्रेस के कामकाज पर वोट दिया है, लेकिन सीएम गहलोत तो कुछ और ही बात कह रहे हैं। सीएम गहलोत तो ये कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर लोगों ने वोट दिया है। फिर वहां पर सचिन पायलट इस बात का विरोध कर देते हैं, कह देते हैं एक अकेले इंसान के ऊपर तो सब कुछ निर्भर नहीं करता है। कांग्रेस से एक सेकंड, कांग्रेस से विधायक दल के नेता कांग्रेस ने चुना और उनको सीएम बनाएगा। सीएम हमारे अशोक गहलोत हैं, और पूरे राजस्थान के सीएम है, कांग्रेस के नहीं है। बट उनकी जो योजनाएं थी, तो योजना सीएम का, सीएम ही तो लागू करता है। सीएम के नीचे कैबिनेट होती है और प्रशासनिक मशीनरी है। तो फिर सचिन पायलट इस बात का विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर लोगों ने वोट दिया है, तो फिर सचिन पायलट इस बात का विरोध क्यों कर रहे हैं? वो ये बात क्यों बोल रहे हैं कि अकेले उनके बलबूते पर इतने ज्यादा वोट नहीं हो सकते और वो नहीं कांग्रेस को जिता सकते? एक अकेला इंसान सब नहीं कर सकता, ये बात पायलट की ओर से कही गई। आप मेरी बात समझिए। पहली तो बात है कि लोकतांत्रिक है, कांग्रेस में लोकतांत्रिक है पार्टी है, और इसमें हर आदमी को बोलने का राइट है। यहाँ दूसरी पार्टियों तरह ऐसा नहीं होता कि आपको दबा दिया जाता है कि आप सुबह आपको नोटिस मिल जाएगा बोलने पर, या बोलने पर आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बोलने की पूरी आजादी है। और कांग्रेस, गहलोत साहब अकेले, मैंने आपको क्या कहा, गहलोत साहब विधायक दल के नेता हैं और मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं, और प्रशासनिक मशीनरी और विधायकों साथ सरकार चल रही है। सचिन पायलट भी उसके हिस्से हैं। ये बात सचिन पायलट ने और क्या कहा, आप इसको समझिए ढंग से, और यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन सर, दोनों के विचार तो यहाँ पर मैच करते हुए नजर नहीं आ रहे। खैर, आगे बढ़ते हैं। दोनों के विचार रचना जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरह से अभी रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर वोटिंग हुई है, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है उनके मुद्दों पर लोगों ने वोटिंग की है। भाजपा के जो मुद्दे रहे, भाजपा ने जिन मुद्दों को कांग्रेस की ओर से उठाया, क्या उसके आधार पर देखा जाए तो माना जाए कि इस बार वोट प्रतिशत बढ़ा है? क्या भाजपा के मुद्दों को लेकर वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी दिखाई दी है? क्या भाजपा का ऐसा मानना है? बिल्कुल मैडम, आप सही कह रहे हैं कि भाजपा ने जिस मुद्दों को उठाया है और कांग्रेस सरकार ने जिस तरह का अत्याचार महिलाओं के ऊपर किया है, ये किस महंगाई की बात कर रहे हैं? महंगाई बढ़ाने वाले भी यही थे, और महंगाई के साथ साथ महिलाओं पे अत्याचार करने वाले भी यही लोग थे। किस घटना को भूल जाएंगी महिलाएं? क्या मूक बधिर बच्चे के साथ रेप की घटना को भूल जाएंगी, या भट्टी में जला देने वाली घटना को भूल जाएंगी? किस घटना को हम भूल सकते हैं? और इसी बात का जवाब देने के लिए हमारी सरकार, हमारी महिलाओं ने निश्चित किया है कि इस सरकार को भविष्य में कभी भी हमें आने नहीं देना है। जी, लेकिन कांग्रेस की ओर से तो लगातार यही दावे किए जा रहे हैं कि उनकी सरकार रिपीट होगी। जनता ने इस बार कांग्रेस को ही फिर से चुना है, इसलिए वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। मैडम, वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि महिलाओं ने ठाना है इस बार, क्योंकि इस बार जो नारी शक्ति वंदन
जो मोदी जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए दिया है, जी ये उसका नतीजा हमारे पास है। जी, इस भाजपा बार जो इतनी ज्यादा आश्वस्त कैसे है अपनी जीत को लेकर? कैसे भाजपा की ओर से बार बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये दावा किया जा रहा है कि इस बार जरूर भाजपा की सरकार बनेगी? मैडम, भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के बल पे आगे बढ़ती है जी और हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही आगे बढ़ते हुए ये जान चुके हैं कि जनता में एक उत्साह है, जनता में एक मन बना चुकी है जनता कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को लाना है, और इस बार ही नहीं, आगे हर बार भारतीय जनता पार्टी को लाना है। जी, भीमराज जी, आपका क्या इस पर रिएक्शन रहेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो मैं लगातार महिला अपराध को एक बहुत बड़ा मुद्दा राजस्थान बिल्कुल में बनाया बिल्कुल गया है बिल्कुल और उसी को लेकर मैं कांग्रेस की सरकार को हमेशा घेरा जाता रहा है। मैडम बिल्कुल आप पूछ रहे हैं सवाल, मैं बताता हूँ कि कांग्रेस राज के अंदर किसी भी महिला को ऐसा नहीं है कि मुकदमे को हल्के में लिया गया, उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया या किसी अपराधी की मदद की गई हो। न तो कांग्रेसी नेता ने किया है, न कार्यकर्ता ने किया, न कांग्रेस की सरकार ने किया है। जो भी गए सबकी एफआईआर दर्ज। या ऐसा नहीं होता क्या कुलदीप सेंगर की तरह मुकदमा वापस लेनी हो, चिन्मयानंद की तरह यहाँ नहीं किया जाए, कैसे हथरस की तरह रात को जला दिया जाता, मुकदमे की फाइल दबा दी जाती हो, या ये नहीं होता कि ब्रजभूषण सिंह जैसे नेताओं को शरण दी जाती है और जो महिलाएं पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा के आती हो और उनके अपमान के लिए जंतर मंतर पे बैठी है, फिर भी सुनवाई नहीं है, पूरा विश्व का मीडिया देख रहा है, फिर भी चुप बैठे हैं। आखिर क्यों? क्या मणिपुर में यदि रचना जी ने जिक्र किया मोदी जी का एक सेकंड क्यों नहीं करेंगे? हिंदुस्तान में नहीं है क्या? यदि आप मोदी जी का मैनिफेस्टो में जिक्र कर सकते हैं, और मोदी जी के आपने भी जिक्र किया रचना जी कि नारी शक्ति या नारी वंदन कुछ ऐसा वर्ड यूज लिया, तो मणिपुर भी हिंदुस्तान में है, वो कहां है? तो आप एक भी बयान बता दीजिए ना, मेरा एक भी बयान मोदी जी का बता दीजिए, उसके ऊपर दिया क्यों नहीं दिया गया? कैसे महिलाओं नगर घुमाया जा रहा है? कैसे आज 200 दिनों से मणिपुर चल रहा है, बोल नहीं सकते? क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी को इजराइल दिख जाएगा, मोदी जी को मणिपुर नहीं दिखेगा। आखिर क्यों? किसके इशारे पे हो रहा है? पर ये कभी नहीं बोलेंगे ऐसे मुद्दों पर। आपने किसानों के ऊपर बोला, आज वही किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। मैडम इन पे चुप रहेंगे क्या? इस मुद्दे पे बोलेंगे क्या? मोदी जी ने 2022 के अंदर जब बोला था कि हम आपको 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, दुगनी तो करना तो दूर रहा, इन्होंने किसानों की जमीनें छीनने का प्लान बना लिया। आखिर किस ओर जा रहे हैं? अपने किस ओर देश को ले जा रहे हैं? मैडम, जहाँ 80% आबादी एग्रीकल्चर पे निर्भर करती हो, आप किसको? आप एक भी कानून ऐसे बता दीजिए, आपके मोदी राज में आपने मैनिफेस्टो में केंद्र सरकार का जिक्र किया, मोदी जी का नाम लिया, आप एक भी ऐसा कानून बता दीजिए जनता हित के लिए बनाया गया हो और जनता के लिए काम आने वाला कानून हो। जैसे हमने आरटीआई दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, हमने मनरेगा दिया, वैसा एक भी कानून आपके 9 साल के शासन के अंदर बता दीजिए, मैं आपकी सारी बातें मानने चाह रहा हूं, उस पर कभी भी जिक्र नहीं होगा। क्यों मोदी जी मीडिया के सामने क्यों नहीं आते? क्या बाइडेन इंडिया आते हैं, आप उस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हैं कि अमेरिकी प्रेस को आप गाड़ी में बिठा देते हैं और उनको मीडिया से संबोधित नहीं करने देते? आखिर क्यों? आखिर देश को किस ओर ले जाना चाह रहे हो? आपने कभी बजट पढ़ा? रचना जी आप उठा के लीजिए, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हर टाइम शिक्षा का बजट घटाया जा रहा है, मनरेगा का बजट घटाया जाता है, कृषि का बजट घटाया जा रहा है, आप क्या क्या कर रहे हैं? आखिर आपने इस तरह मत कीजिए। और आखिर आप एक सवाल और बनता है मेरा कि आखिर आप पिछले 9 साल का आंकड़ा उठा के लिए कीजिए, क्या रिजर्व बैंक की जो अर्नेस्ट मनी होती है, रिजर्व मनी होती है जिसको आपातकाल में निकाला जाए, वो भी आप लोगों ने निकाल लिया। आखिर क्यों? नोटबंदी किसके इशारों पे की गई, उस विषय पे नहीं बोलेंगे क्या? नोटबंदी में मरे उकाते, कोरोना काल में आप क्या कर रहे थे? जब देश की आर्मी फरवरी के अंदर को लॉकडाउन लगा रही है, आप मार्च में लगाना चाह रहे हैं मोदी जी, और वो भी कोरोना काल में क्या कर रहे थे? कोरोना काल में मां गंगा का लाल बन के आए थे और गंगा नदी को लाशों से भर दिया था, उस पर नहीं बोलेंगे क्योंकि कोरोना काल के अंदर आपको एमपी की सरकारें पलटनी थी और गुजरात के अंदर नमस्ते ट्रम्प करना था, गरीब और अमीर के बीच में आप दीवारें चिन रहे थे। मैडम, आपको देश की चिंता नहीं थी, आपको पूंजीपति मित्रों की चिंता है और पूंजीपतियों की सरकार है। आप किसानों के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे क्योंकि किसानों ने कोरोना का राजस्थान ने देखा, राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल पूरे वर्ल्ड ने माना है, पूरे वर्ल्ड ने भीलवाड़ा मॉडल को सराहा गया। मैडम, आपके मोदी जी ने भी सराहा, आप उसको भी देखिए कैसे आपने गंगा नदी लाशों से भर रही थी, कुत्ते लाशों को नोच रहे थे, उस सब्जेक्ट पे आप कभी नहीं बोलेंगे। आप मजदूरों के ऊपर क्या बोलेंगे? जब मजदूर पैदल जा रहे थे, आपकी यूपी सरकार ने यहाँ से मजदूर गए, राजस्थान सरकार ने बसों में भर के बॉर्डर तक ले गए, बोले आप इनको या तो बसों में जाने दीजिए या इनको एक्सेप्ट कर लीजिए, आपने वो भी नहीं किया। आखिर क्या कर रहे हो आप लोग? किस ओर ले जा रहे हो देश को? मैडम, कुछ नहीं है, ये तानाशाही सरकार है और इसका अंत निश्चित है और इसका अंत 2023 में राजस्थान। चलिए भीमराज जी रचना जी से सवाल ले लेती हूं मैं। रचना जी, भाजपा की ओर से इस बार के चुनाव में भ्रष्टाचार और अपराध को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, आपको क्या लगता है कितना ज्यादा सफल ये मुद्दे रह गए? देखिए,
भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा वही मुद्दे उठाए हैं जो जनता के हित के रहे हैं। और आप देखिए, भ्रष्टाचार इस समय राजस्थान में चरम सीमा पे है। आप चाहे पेपर लीक का मुद्दा ले, या किसान निधि का मुद्दा ले लीजिए, या जल का मुद्दा ले लीजिए, किसी भी मुद्दे पे देखिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इनके चाहे नगर परिषद हो, चाहे इनके विधायक हो, हर दूसरे दिन ट्रैप होते रहे हैं। किस बात पे ये इतना घमंड कर रहे हैं? हर दूसरे दिन यहाँ महिलाएं प्रताड़ित की जा रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। आप देखिए, जब एक पेपर लीक होता है तो ना सिर्फ उस बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है, लेकिन अपितु वो राशि जो कि उसने यहाँ पे फीस के तौर पे भरी थी, वो राशि कहाँ गई? वो दोबारा उसी पेपर को देगा बच्चा, उसका साल खराब होगा, उसके साथ उसके पेरेंट्स जो उसके देने के लिए आए हैं एग्जाम को, उन सब पे जो खर्चा हुआ है वो सारा खर्चा वेस्ट गया है। आप बताइए किस तरीके से उस खर्चे की भरपाई करना चाहेंगे? भाजपा की ओर से लगातार कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, तो कांग्रेस की ओर से भी लगातार वसुंधरा राजे सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार कांग्रेस की ओर से की जाती है। जिस तरह से पेपर लीक मामले को आपने उठाया है, पेपर लीक मामले में जिस तरह से ईडी की कार्रवाई यहां पर हुई, ईडी की छापेमारी हुई, उसको भी कांग्रेस की ओर से राजनीति से प्रेरित बता दिया गया। मैडम, राजनीति से प्रेरित नहीं, ईडी अपनी एक स्वतंत्र संस्था है और वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। उसे अगर लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो उस पर कार्य करेगी, और इसी कार्य के निमित्त उसे बनाया गया है। लेकिन ये बात सिर्फ कांग्रेस की तरफ से नहीं, ये बात पूरे विपक्षी गठबंधन की ओर से कही जाती है कि ईडी जो भी छापेमारी कर रही है, ईडी जो भी कामकाज कर रही है, वो सिर्फ केंद्र सरकार के इशारे पर कर रही है। मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है कि केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। ईडी स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रही है। उसे जहां जो कुछ गलत लगता है वो उस पर अपना निर्णय लेती है और स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। जी, भीमराज जी आपके पास आते हूँ। भीमराज जी, लगातार भाजपा की ओर से ये मुद्दे उठाए जाते रहे हैं। रचना जी भी ये बात कह रही हैं कि ईडी की जो कार्रवाई होती है वो राजनीति से प्रेरित नहीं होती है। इनकी बातों पर आपका क्या रिएक्शन है? मैडम, मैं तो रचना जी से एक ही सवाल है ईडी के बारे में कि ईडी कब चढ़ेगी अडानी की सीढ़ी, ये सवाल है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या मुझे एक बात बताइए, ईडी को यदि सब कुछ दिख रहा है कार्रवाई कीजिए, पर एक सवाल ये है कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंपनी थी भारत सरकार की जिसके 10,000 करोड़ के एसेट्स थे, उसको 250 करोड़ में किसके इशारे बेचा? क्या ईडी को वो दिख नहीं रहे? क्या ईडी इस बात पे कार्रवाई करेगी कि रुचि सोया का लोन पहले राइट ऑफ किया जाता है एसबीआई का, उसी रुचि सोया का हेमा मालिनी रामदेव को बेचा जाता है और उसी रुचि सोया का एसबीआई फिर लोन देता था? आखिर क्यों? क्या रुचि नाम आ गया, क्या ईडी इस बात पे कार्रवाई करेगी कि मेरे साथ जो नोटबंदी में 13,860 करोड़ के आरोपी थे जिनको मीडिया के चैनल्स के ऑफिस से गिरफ्तार किया गया, उस पर कभी कार्रवाई होगी? पर नहीं करेंगे मैडम। फिर दूसरी बात, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इन्होंने बेरोजगारी की बात करी, बड़ी चिंता हुई बीजेपी के प्रवक्ताओं को और बीजेपी के नेताओं को, और फीस की भी इन्होंने बात की। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सेंटर की जो भर्तियां हैं उनके नाम पर 1,046 करोड़ रुपए फीस ली गई और वो भर्तियां नहीं हुई, आखिर क्यों? क्या इस बात का जवाब देंगे बीजेपी प्रवक्ता कि पीयूसी के अंदर 5.5 लाख सीटें खाली है जो आपके नीचे आते हैं, जैसे बीएसएनएल है, एमटीएनएल है, ओएनजीसी है, सेल है, एसईसीएल है, एफसीआई है, उनके अंदर आप बोलेंगे? क्या आप इस बात में बोलेंगे 3.5 लाख रेलवे में सीटें खाली है? क्या इस बात में बोलेंगे? भीमराज जी, कांग्रेस से जब भी पेपर लीक के मामले में सवाल किया जाता है और कांग्रेस पार्टी से जब भी पेपर लीक के मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल किया जाता है तो बार बार मुद्दे को भटकाया क्यों जाता है? आप ही के पार्टी के नेता पेपर लीक मामले में कमेटी गठित करने की बात कहते आए हैं। आप ही के पार्टी के नेता लगातार इस बात की मांग उठाते आए हैं कि पेपर लीक मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर जब केंद्र की ओर से कार्रवाई होती है, जब कांग्रेस पार्टी से इस पर सवाल किया जाता है, तो आप लोग मुद्दे को भटकाने पर क्यों आ जाते हैं? इसका सारा दोष आप भाजपा पे डालने पर क्यों आ जाते हैं? भाजपा, एक बात, भाजपा के मुद्दे विहीन राजनीति करती है। इनके जो मेन मुद्दे हैं, शिक्षा है, बेरोजगारी है, उन पे ये बात नहीं करेंगे खुद इस पर। भाजपा एक तो बात बता दे कि राजस्थान में जो पेपर लीक हुए उनमें कार्रवाई नहीं है तो बताएं, उन पे राजस्थान कानून बनाया, आजीवन कारावास का राजस्थान में बनाया है। और दूसरी बात, जिस तरह भाजपा सरकार थी 14 पेपर लीक हुए, एक में गिरफ्तारी है तो बता दीजिए मेरे को, एक में गिरफ्तारी नहीं है। जब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्या जो आज 15 से 20 लाख सीटें खाली है सेंट्रल गवर्नमेंट जहां भाजपा की सरकार है, क्या उनको हो उनमें राजस्थान के बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो, उसमें ये नहीं बोलेंगे? क्योंकि जब पूंजीपतियों का लोन राइट ऑफ हो रहा है तो किसानों का क्यों नहीं है, उसमें ये कभी बात नहीं करेंगे। आज किसानों की इन्होंने बात करी, किसानों की किसान सम्मान निधि। मैं एक बात कहना चाहता हूँ रुचना जी आपसे, क्या भाजपा की तरफ से कि जो डीजल पेट्रोल महंगा होने से पर किसान की
एक बीघा की 2,000 रुपए बोनी महंगी हो गई है, और आप इसको पिछले 15 महीनों में 30% डीजल सस्ता हो गया, आप उस पे कब दोगे? क्यों आपने एक्साइज जो डीजल पे एक्साइज है वो बढ़ाया गया, आखिर क्यों? आप उसको कम कर दीजिए ना। जब सिलेंडर आपको अब कैसे दिखा, जब चुनाव आ गए, जब आप घोषणा पत्र में 450 रुपए देने का घोषणा पत्र में सिलेंडर की बात तो कांग्रेस की ओर से भी अभी कही गई है ना, सिलेंडर के लिए तो कांग्रेस ने भी 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात अपनी गारंटियों में अभी बोला है, पहले तो कांग्रेस की ओर से भी ये बात सामने नहीं आई थी। मैं कह रहा हूं कि जब इनकी सरकार है केंद्र में, और कहां गई वो स्मृति ईरानी जो सिलेंडर लेके जंतर मंतर पे डांस किया करती थी, आज वो स्मृति ईरानी चुप क्यों है? क्योंकि महिलाओं को उनको दर्द नहीं दिखता। जब महंगाई पे इनकी निर्मला सीतारमण से पूछते, बोले मैं तो प्याज खाती ही नहीं हूं। आखिर क्यों? आखिर इनको जनता की फिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। महिलाओं का दर्द अगर नहीं दिखाई देता, महिलाएं अगर नहीं दिखाई देती, तो क्या 33% आरक्षण ऐसे ही दे दिया जाता? सर आरक्षण कहां दिया? आरक्षण दिया कहां है? सर अभी को पकड़ा गया है सर, आगे आने वाले टाइम के लिए घोषणा तो कर दी गई है ना? वो तो अभी कर दो ना, इनके पास तो बहुमत है, कर देना चाहिए था। देर किस चीज की करी? आप कर दीजिए, हाथों हाथ करिए, तो जनता को पता लगेगा। आप 2029 की बात करो, अभी कीजिए ना। आप हमने तो ये सोच रखा था अभी जो राजस्थान में चुनाव इनमें भी लागू हो जाएगा तो महिलाओं को मौका मिलेगा। रचना जी, भीमराज जी की बातों पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? एक सेकंड, आज की डिबेट है, उसमें महिलाओं की भूमिका है। रचना जी प्लीज, पॉसिबल नहीं है, ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है 33% का, इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार हमेशा से रही थी। इन्होंने कभी महिलाओं के लिए नहीं सोचा। आज जब महिलाओं के लिए सोचा जा रहा है तो ये इसका विरोध कर रहे हैं। ये हमेशा से महिला विरोधी सरकार रही है, हिंदू विरोधी सरकार रही है। इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की नीति को अपनाया है। जब भी कहीं कोई घटना होती है, हिंदुओं के साथ होती है, तो ये उसको एक अलग तरीके से देखते हैं, और वही घटना जब एक वर्ग विशेष के साथ होती है तो उस तुष्टीकरण का नीति अपनाते हैं। आप देखिए, हमारे अलवर क्षेत्र में, मेवा क्षेत्र में, जब एक बच्चे के साथ में गलत मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है तो ये दुर्घटना बताते हैं। लेकिन वही दुर्घटना जब एक वर्ग विशेष के साथ जयपुर में होती है तो ये 50 लाख का चेक देते हैं, सरकारी नौकरी देते हैं। इसे क्या कहेंगे ये लोग? तो कन्हैया लाल जी का जब मुद्दा यहाँ उठाया गया था, जब गला रेतकर कन्हैया लाल जी की हत्या कर दी गई थी, उस मामले में भाजपा की ओर से, लगातार कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी तो वहां पर मिलने भी नहीं गए थे उनसे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का मिलना जाना जरूरी नहीं है। उनकी पूरी टीम राजस्थान की और केंद्र की उनके साथ खड़ी हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी जी, आप भी जानते हैं कि हर जगह पहुंचना संभव नहीं हो सकता है, लेकिन वो बराबर उस परिवार के कांटेक्ट में है, और उस परिवार न्याय के लिए हरदम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो भाजपा एक बार के लिए अगर मान लेते हैं, जिस तरह से अभी मतदान हुआ है, 3 दिसंबर को नतीजे आते हैं, सरकार अगर भाजपा की बनती है, तो भाजपा इन सब मुद्दों में क्या काम करेगी आगे? देखिए, तुष्टीकरण की नीति जो ये लोग अपनाते हैं वो भाजपा ने कभी नहीं अपनाई है। भाजपा सर्व समाज के लिए काम करती आई है, और वो हमेशा सर्व समाज के लिए ही काम करेगी। लेकिन कांग्रेस की ओर से तो हमेशा से यही आरोप लगाए गए हैं ना कि भाजपा सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करती है। क्यों ना करें? आप बताइए, जिस देश की 70% 80% आबादी हिंदू है, तो हिंदुत्व के लिए काम क्यों ना करें हमारे तो फिर देश बाकी में? वर्गों का क्या होगा? जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाजपा हिंदुत्व की राजनीति क्यों ना करे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ एक विशेष वर्ग की राजनीति करती है, उनकी तरफ कांग्रेस का ज्यादा झुकाव रहता है। 65 साल एक ही तरह की राजनीति की है, इन्होंने उस राजनीति को बढ़ाया है। तो अब भाजपा भी तो उसी को बढ़ावा दे रही है ना आगे। आप यही तो कह रही है ना कि ज्यादा आबादी अगर हिंदुओं की है तो भाजपा उसी की राजनीति करेगी। आपने भी तो अभी यही कहा, आप ये कह रही हैं कि 60-65 साल तक कांग्रेस ने विशेष वर्ग की राजनीति की। संविधान के अनुसार काम करती है, संविधान में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग काम करती है। संविधान में तो ये नहीं लिखा कि हिंदुओं की राजनीति करें। संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है कि आप हिंदुओं की राजनीति करें, सर्वधर्म की राजनीति करें, ये लिखा हुआ है। आप संविधान पढ़िए पहले। नहीं, संविधान में कहीं नहीं लिखा। संविधान, रचना जी संविधान में कहीं नहीं लिखा है ऐसा। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है, कहीं नहीं लिखा गया है कि आप हिंदू धर्म की राजनीति करिए। पर मेरा सवाल ये है रचना जी, क्या नोटबंदी में मरने वाले हिंदू नहीं थे? क्या कोरोना काल में मरने वाले हिंदू नहीं थे? क्या किसान आंदोलन में मरने वाले हिंदू नहीं थे? क्या आपकी भाजपा सरकार थी जब 73 गुजरों को गोलियों से भूंदा गया था, वो हिंदू नहीं थे? क्या आपकी भाजपा सरकार ने हरियाणा में जाटों को गोलियों से भूंदा था, वो हिंदू नहीं थे? क्या आपकी भाजपा सरकार में रावड़ा गढ़साना में पानी मांग रहे किसानों को नीर थे, किसानों को गोलियों से भूंदा, वो हिंदू नहीं थे?
क्या आपकी सरकार ने 16 टोंक के अंदर किसानों को गोलियों से बंधा, वो हिंदू नहीं थे? हिंदुओं की मैडम चिंता नहीं है? एक सेकंड पूरा कर दूं। बातों पे जाते हैं तो बहुत पीछे की सारी बातों ऐसी में कैसे नहीं घटनाएं जाएंगे? आप 65 साल की बात करिए, मैं तो ताजा बात कर रहा हूँ। आप 65 साल की बात कर लेते हो वो तो सही है, और मैं ताजा बात कर रहा हूँ वो भी गलत हो जाती है। मैडम थोड़ा तो आप इस चीज को मेंटेन कीजिएगा, जिसका जवाब दिया जाए उसका पूरा दीजिए। आप तो 65 साल की राजनीति को आपने अभी हवाला दिया, मैं तो आपको अभी ताजा उदाहरण दिया, उसमें भी आपको तकलीफ होगी। ऐसा मत कीजिए। आप यदि राजनीति करना चाहते हैं और भाजपा राजनीति करना चाहती है तो आम शिक्षा से सुनिए मेरी बात। शिक्षा आज मेडिकल, आज मैं एसएमएस की रिपोर्ट, एक सेकंड बोखला नहीं है, एक मिनट, एक सेकंड रचना जी। आज मैं दिल्ली एम्स को पढ़ रहा था। दिल्ली एम्स में कोई मनुष्य जांच कराने जाता है, यदि एमआरआई आता है तो उसका 2026 का नंबर आता है। ठीक है, ये अखबार में आज सामने लेके ही बैठा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। राजस्थान पत्रिका है, उसमें आज पढ़ लीजिए। अपने जो भारत के अंदर है 0.9 अपने डॉक्टर हैं, जबकि अदर जापान के अंदर देखिए तेरे अपने कहाँ खड़े हैं, अपने बेड 1.3 है, अपने कहाँ खड़े। आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए, खुद पढ़ी लिखी हो आप। राजस्थान पत्रिका के पेज पे देश के अस्पतालों में सिर्फ डॉक्टरों की नहीं 24 लाख से ज्यादा बिस्तरों की भी किल्लत है। आप कह रहे हैं हमने ये करें, मैं राजस्थान की बात कर लेता, मैं राजस्थान के, सुनो एक मिनट रचना जी, नहीं मिल पा रहा है। मैं बात कर, मेरी बात सुनिए, मैं राजस्थान की बात बिल्कुल करता। यदि भाजपा मैनिफेस्टो में मोदी का जिक्र नहीं करती और केंद्र की उपलब्धियां नहीं गिनाती तो मैं कभी नहीं करता। रेलवे, आप कौन से मुद्दे, रेलवे सेफ्टी सिस्टम पे ले लीजिए, कहां जैसे बालासोर हादसा हुआ, आप कितने मंडल के अंदर आपके सेफ्टी सिस्टम लागू किया आपने? खाली जो 2011 मनमोहन सरकार ने सेफ्टी सिस्टम लागू, उसका खाली नाम बदला है और आपने कुछ नहीं किया। 68,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक में 1465 किलोमीटर में रेलवे सेफ्टी सिस्टम लागू है। आप रेलवे को बेचने जा रहे हो, आप रेलवे के किराए बढ़ा रहे हो, प्लेटफॉर्म की टिकटें बढ़ा रहे हो। काम क्या किया आप लोगों ने? कुछ नहीं किया। कहां गई स्मार्ट सिटियां, कहां गए 2 करोड़ रोजगार, कहां गए 15 लाख? कुछ नहीं, कहां काम हुआ है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, यदि उदयलाल आंजना के क्षेत्र की इंटरप्राइज पे पहुंच जाती है तो सवाल ये खड़ा होता है गडकरी जी की दीपक इंटरप्राइजेज की कब पहुंचेगी? आप तैयारी करके आइए मैडम, बगैर तैयारी के आओगे तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। मैं जब आपको, आपकी सरकार में कभी भी किसी सरकार में नहीं हुए, आपने हमेशा भारत के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। ठेस तो मान सम्मान को जब पहुंचती है मैडम कि जब पुलवामा हमला होता है, आप अपनी ईडी जांच कर लेते हो, एनआईए से जांच कराते हो। क्या अभी वो जांच हुई? क्या देवेंद्र सिंह डीएसपी था, उसको एनआईए ने पकड़ा, आखिर छोड़ा क्यों? कहां गए वो 350 किलो आरडीएक्स कहां से आए? इस बात पे कभी जांच नहीं होगी। यदि आप पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं, एक मिनट मेरी बात पूरी कर लीजिए। यदि आप पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं तो एक रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान जाने वाला पानी यदि रुकता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे 40% असर पड़ेगा, और वो पानी हिंदुस्तान आएगा तो किसानों की आमदनी 30%। उस पर बात नहीं करोगे। दूसरा, यदि आपका देश का मान सम्मान बढ़ाना है, आपने बांग्लादेश बॉर्डर पे काम किया, बांग्लादेश में फेसिंग कराई, आज 250 का अंतर, आप रिपोर्ट उठा के पढ़ लीजिए। और यदि मेरी बात में फर्क मिले तो इसी तरह कभी भी आप आके संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम आपको पता ही है, पर मैडम तथ्य को जानिए, हकीकत पे काम कीजिए। इस बात, आज चाइना किस ओर जा रहा है? आप टेलीकॉम सेक्टर को ले लीजिए। रचना जी, मुझे एक बात, आप बार बार ये बोल रहे हैं। भीमराज जी एक मिनट, रचना जी से मुझे सवाल लेने दीजिए। रचना जी, आप बार बार कह रही हैं कि कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में कोई काम नहीं किया, कांग्रेस के राज में अपराध बढ़ा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। ईआरसीपी का एक मुद्दा है, कांग्रेस ने इस मुद्दे को बहुत बढ़ा चढ़ाकर उठाया है, बहुत बड़ा इस बार विधानसभा के चुनाव में ईआरसीपी का मुद्दा रहा है। कांग्रेस की ओर से लगातार ये आरोप लगाया गया है कि ईआरसीपी पर केंद्र की ओर से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। अगर कांग्रेस की सरकार में काम नहीं किया गया तो कांग्रेस की ओर से लगातार यह आरोप भी लगाया गया है कि ईआरसीपी पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए गए। 25 सांसद होने के बावजूद इस पर काम नहीं किया गया। देखिए, ईआरसीपी के मुद्दे पे पहले भी बात हुई है। ईआरसीपी के मुद्दे पे केंद्र ने जब गहलोत साहब से समय मांगा और उनसे सुनिश्चितता की, तब इन लोगों ने अपने मंत्रियों के साथ वहां से गायब हो गए। इन्होंने कभी ये चाहा ही नहीं ईआरसीपी या राजस्थान की जनता के बारे में सोचा जा सके। इन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि राजस्थान की जनता के गुड फेथ में कोई भी काम हो, और इसीलिए ये हमेशा से केंद्र से बचते आए हैं। केंद्र ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटी। केंद्र सरकार जब भी इन लोगों के साथ में हाथ बढ़ाती है तो ये पीछे हो जाते हैं, क्योंकि इनको उसका कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा था। जब इनको क्रेडिट नहीं मिल रहा तो जनता की क्यों सोचेंगे भला? एक उदाहरण देना चाहूंगा, बहुत अच्छा उदाहरण।
मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद रचना जी एक योजना लेके आए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए। वो योजना पूरे भारतवर्ष में लागू होनी थी, राज्यों की सहमति होनी थी उसके अंदर। वो योजना लागू हो गई। आज उस योजना से उसके अंदर गाइडलाइन ये है कि 49% उसका आपके राहुल गांधी जी को एक सेकंड मैडम, राहुल गांधी बीच में कहां से आ गए? आप 1 मिनट रुकिए ना, आप पूरी बात सुनिए रचना जी। रचना जी आप बीच में नहीं, आप पूरी बात सुनिए। कर्जा माफ कर दिया जाएगा। किस किसान का कर्जा माफ हुआ है? क्यों किसानों ने आत्महत्याएं की सरकार में? मैं उसका पूरा जवाब दे रहा हूँ। आपने आत्महत्या का जिक्र किया, बहुत अच्छा किया। मैं पहले उसका जवाब देता हूँ। एक बात बताइए मेरे को रचना जी, का 2016 के बाद किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बताने किसने किए? केंद्र सरकार क्यों नहीं दिए आंकड़े? आप इसका जवाब दीजिए। दूसरा सवाल मैं बता देता हूँ कि जो आप कह रही हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी जी ने लॉन्च की थी, उसमें 49% हिस्सा केंद्र का होता है, 49 होता है स्टेट का, 2% काश्तकार देता है। हालांकि वो योजना मोदी जी के गृह राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ऐसे करके 7 स्टेटों में लागू भी नहीं है। बल्कि उसके अंदर होता क्या है, आज उसके अंदर जो सरकारी 3 कंपनियां वो नो लॉस नो प्रॉफिट में, हालांकि 4000 करोड़ के करीब उसको घाटा भी है, जबकि प्राइवेट कंपनियां 40,000 करोड़ के बेनिफिट में किसके इशारों पे हो रहा है? ये आखिर क्यों हो रहा है, इसका जिक्र नहीं। यदि उसी तरह आप योजना उसको तो लागू कर सकते हो आप, पर ईआरसीपी वो योजना उसमें केंद्र राज्य की सहमति नहीं थी। राज्यों को तो खाली नोटिफिकेशन देगा तो आपको इतना % हिस्सा देना है, आप इसमें भी नोटिफिकेशन दे देते। एक सेकंड लाभ मिले, 1 मिनट रुको, 1 सेकंड रचना जी ईआरसीपी वसुंधरा गवर्नमेंट भाजपा ने तो लागू की थी, डीपीआर उन्होंने तो बनाई थी। आप लागू कर देते, बोले इतना हिस्सा केंद्र देगा, इतना स्टेट देगा, जबकि उस ईआरसीपी से 43% आबादी लाभान्वित होगी और 23% भूभाग लाभान्वित होता। उसको आपने नहीं करना, क्योंकि आपके मंत्री गजेंद्र सिंह तो ये कहते हैं आप हमें मुख्यमंत्री बना दीजिए और हम 20,000 करोड़ रुपए दे दें। ये तो आपकी नीति रही है, उस पर काम नहीं करना आपको। यदि आप बात कर रहे हैं तो मैं इतना एक बात कहना चाहता हूं, कर्ज माफी की जैसे आपने बात की, 8,34,000 करोड़ रुपए इस साल किसके इशारों पे माफ हुए? केंद्र ने उस पर जवाब नहीं देंगे क्योंकि वो पैसा नहीं था। और राहुल गांधी ने जो कहा था वो केंद्रीय बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, कोऑपरेटिव बैंक के कर्जे सारे माफ हो गए और उन किसानों को दोबारा बिना ब्याज के लोन जारी कर दिया गया। और आपको नोटिस के लिए बता दूं, जो बचे हुए बैंक है केंद्र की सूची कहते हैं, जिसका आप पढ़ लेना गाइडलाइन में, और आरबीआई की गाइडलाइन में पढ़ लेना, उसको बगैर केंद्र की परमिशन के लोन माफ नहीं किया जा सकता। और उनके लिए 4 बार लेटर लिख चुके प्रधानमंत्री जी, और प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते। प्रधानमत्री जी खाली जुमले करते हैं। 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, कहां गया जुमला, कहां गए एमएसपी, कहां गया स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने वाले थे, कहां गए आप लोग? पर कुछ नहीं। जमीनें जिस किसान को पोस्टर बॉय बनाया था बुद्धराम को, वो तो कह रहा है मेरे तो एक लोन भी नहीं है, मेरे 200 बीघा जमीन है, वो तो फर्जी निकला, वो तो बीजेपी में मुकदमे दर्ज करा रहा है। आप मैडम तैयारी करके आइए, आपकी तैयारी अधूरी है, बगैर तैयारी के आते हो तो ये बातों का जवाब मिलता नहीं। रचना जी को बोलने दीजिए, रचना जी बोलिए। मैडम, इनकी सरकार ने जितने भी वादे किए थे किसानों से वो सबके सब फेल हो गए। आज देखिए किसान हर तरीके से लुट चुका है, वो हर तरीके से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, लेकिन इनको उनका दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। इनको सिर्फ और सिर्फ भाजपा पे आरोप लगाना है, इनको अपनी गिरोबान में कभी झांकना ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो वादे उनसे किए थे इनको नहीं दिखाई दे रहे हैं कि उन वादों के अभाव में किसान किस तरीके से तिल-तिल करके मरा है। इन्होंने यूरिया के लिए उनको वादे किए, वो केंद्र से आने के बावजूद उन्होंने नहीं दिए। इन्होंने पानी के लिए वादा किया, केंद्र से सहायता आने के बावजूद इन्होंने पानी के लिए उनको तड़पाया है। किस किस मुद्दे पर ये किसानों से बात करेंगे? ना ये किसानों से बात कर सकते, ना ये महिलाओं से बात कर सकते, ना ये स्टूडेंटों से बात कर सकते, ना ये परिवारों से बात कर सकते। किस बात पे ये अपनी सरकार लाने की बात कर रहे हैं? देखिए, अगर कांग्रेस ने किसानों के लिए काम नहीं किया और भाजपा ने किसानों के लिए काम किया है, तो किसान लगातार आंदोलन क्यों करते जा रहे हैं भाजपा के खिलाफ? अभी पड़ाव महापड़ाव जो किसानों की ओर से डाला गया है वो क्यों डाला गया है? फिर आज भी अगर भाजपा की ओर से लगातार किसानों की मांगे पूरी की गई हैं, किसानों के हित में काम किया गया है, तो फिर किसानों को आंदोलन करने की, प्रदर्शन करने की, धरना देने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? ये सारे देश ने देखा है कि उसके अंदर किसान कम थे, और कई आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि किसानों के लिए जब कोई योजना बनाई जाती है तो वो बहुत जल्दी से उन लोगों, कुछ लोग जो बीच के लोग होते हैं वो उनको समझने नहीं दे रहे, वो नहीं समझ पा रहे कि उनका भला किस चीज के अंदर है। मैडम, अगर इससे पहले की भी बात की जाए, 3 कानूनों को लेकर किसानों ने जो महीनों प्रदर्शन किया था, महीनों वहां पर धरना दिया था, वो भी केंद्र के उन 3 कानूनों के खिलाफ ही थी।
अगर किसानों को वो कानून समझ में नहीं आ रहे थे तो केंद्र सरकार की ओर से वो कानूनों को समझाया जाना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने उन कानूनों को फिर वापस क्यों ले लिया अगर वो कानून गलत नहीं थे? अगर किसानों को समझ नहीं आ रहा था तो उन्हें समझाया जा सकता था, लेकिन वो कानून वापस ले लिए गए। मैडम कानून इसलिए वापस ले लिए गए क्योंकि जब देश की सद्भाव बिगड़ने लगता है तो कानून से बड़ा जनता नहीं होती है। तो फिर जब बार बार जनता जब को कहा जा रहा इतने था कानून कि दिए गए प्रधानमंत्री थे, मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बातचीत करके इस मसले को सुलझा सकते हैं, किसानों की ओर से बार बार मांग की जा रही थी कि उनसे वो बातचीत करें, तो फिर क्यों वो लोग सामने नहीं आए? क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने वहां जाके बातचीत नहीं की? क्यों गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे नहीं बातचीत करने के लिए? कानून वापस नहीं लिए गए हैं, कानूनों को कुछ समय के लिए लंबित किया गया है। वापस लेने और लंबित करने में बहुत अंतर नहीं होता है। मैडम, आप फिर देखिए, आपको ध्यान ही नहीं है। इसलिए किया संसद में बिना तो बहस उसका के खुलासा वापिस हुए। करके कौन सी दुनिया में जी रही हो आप? आप तो पता कर लीजिए सब रिपोर्ट, बट मैंने किया आपको अभी भी जाएगा। कहा कि आप तैयारी करके आइए। कानून। आप रचना जी, आप अपनी पहली तैयारी कीजिए किसान कानून के ऊपर, और मैं आपको बड़ी दावे के साथ कह सकता हूं कि किसान कानून जब घोषणा की थी, उसके बाद घोषणा करने के बाद किसानों का बयान था कि जब संसद से वापिस होंगे तभी हम खड़े होके जाएंगे, तभी खड़े होके गए। अब मैं किसान काले कानून पे 3 बात कहना चाहता हूं मैडम जी। क्या रिपोर्टर कलेक्टिव गिलगित जलील की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि 3 काले कानून का आइडिया शरद मराठे ने दिया था, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, और उसके साथ था संजय मरीवाला। आप पढ़ लेना मैडम और तैयारी करना। और इन्होंने एक कंपनी बताते हैं, जबकि 17 कंपनियां तो संजय मरीवाला की थी। और नीति आयोग एक टास्क फोर्स बनाता है जिसमें बिग बास्केट, पतंजलि, महिंद्रा, ये कंपनियां शामिल करते हैं। और शरद मराठे ने क्या कहा था? कभी देश में कोरोना फैला है, अभी ही समय है। और जबकि नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष शशिकांत, क्या अमिताभ कांत कहते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वर्ड थे। और जब नीति आयोग के दफ्तर में शरद मराठे की मुलाकात होती है, योगेंद्र यादव जो एक किसान नेता थे, उस आंदोलन में थे, उनको अलग ले जाके आधी घंटा बात की, बोला हम आपका देख लेंगे। योगेंद्र यादव ने कहा कि मैं इतना सस्ता नहीं हूं, आप क्या बात करती हो मैडम, ये तो आपकी नीतियां थी। इसके बाद आपने इन कानूनों को वापस लेने के लिए, और किसान, आप एक बात बताइए, इसके अंदर कोई आपने किसान संगठन को क्यों नहीं बुलाया? जो टास्क फोर्स की उसमें किसान नेता को बुलाया, किसी किसान के बेटे को लिया, कोई कृषि विशेषज्ञ को लिया? कभी नहीं। इससे पहले एक कानून और लेके आए थे, RCPE कानून था, जो 7 देशों का था, और जो कृषि उपज में थी वो बिना एक्साइज के देश के अंदर आनी थी। किसानों ने उसका भी विरोध किया था, एक का विरोध नहीं किया था, उसका भी विरोध किया था। आपके बीजेपी की सरकार का एक उदाहरण देता हूं, आपके हिलते भी बहुत जल्दी हो। सूरजमुखी का आंदोलन कर रहे थे, सूरजमुखी MSP मांग को लेकर कुरुक्षेत्र के अंदर, जिसके गुरनाम सिंह चडोणी ने थे, आपने लाठीचार्ज किया, उन किसानों को जेल में डाला, और 3 को 7 के मुकदमे उन्हीं किसानों पे दर्ज किए। दूसरे दिन क्या हुआ आपको पता है? किसानों की मीटिंग कॉल हुई, और गुरनाम सिंह चडोणी ने एक ही बयान दिया, 1 मिनट सुनिए, बोले एक खट्टर, आपने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया, अब लाठीचार्ज का ऑर्डर हम देते हैं, फिर देखना। 1 घंटे के अंदर किसान भी वापस जेलों से बाहर आ गए, आपने मुकदमे भी वापस लिए, और हमने 13 महीने आंदोलन झेला मैडम। और मैं किसान परिवार से आता हूं, और हमें पता है कि 13 महीने आप जेल के देखिए, आपने क्या क्या नहीं जोड़े। ये मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ, ये वो है जो शहीद हुए हैं, हमने देखा है। ये किले आपकी सरकार ने ही रोपी थी, आप जिसका जिक्र कर रहे हो, तो आपने ऐसे वेलकम किया था किसान आंदोलन में, आपने दीवारें चीनी थी, आपने कैसे गोलियां बरसाई थी, आपकी नेताओं ने जीपों से रौंदा था, कहां गया अजय टन्नी? आपने उसके पक्षधर हो, आप बृजभूषण के पक्षधर हो। आप अभी कोरोना काल की बताइए, ये कोरोना काल की फोटो है, कुत्ते लाशों को नोच रहे हैं मैडम, थोड़ी इंसानियत तो रखिए। हर बार भाजपा का अनुभक्ति में मत ये। और मैंने अभी बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश बॉर्डर का जिक्र किया, ये मैं तो नहीं कह रहा, ये 1 सेकंड, ये 260 गांवों का दर्द है जो बांग्लादेश बॉर्डर पे जी रहे हैं। आप उनका जिक्र कर रहा हूँ, 260 गांव जो बांग्लादेश बॉर्डर पे। आप मोदी जी का गुणगान कर रही थी, तभी कह रहा हूँ। ये गुजर आंदोलन की फोटो है मैडम, जिनको आपने नियतों को गोलियों से गूंजा था, वो गुजर आंदोलन कांग्रेस सरकार में हुआ, एक भी गोली नहीं चली, आंदोलनकारी और पुलिसकर्मी एक पत्तल में खाना खा रहे थे, शांति से निपटा, उनको आरक्षण भी दिया, आपने आरक्षण भी नहीं दिया, गोलियों से भी गूंजा। ये सही स्मारक है, कभी दिल्ली जाओ तो शांजापुर बॉर्डर पे दर्शन भी कर लेना मैडम। आप इतनी किसानों पे वाई लूटने की कार्रवाई मत करें। ये पेपर ही तो कह रहा है कि आपके राज्य में विकास कह रहे हो, ये क्या कह रहा है? 5.3 लाख करोड़ के विकास, 80% सरकारी प्रोजेक्ट है जो आपके राज्य में अटके हुए। आज भी मैं नहीं कह रहा, ये अखबार कह रहा है, और आपकी सरकार के RTI से निकला हुए हैं मैडम। ये देश को विनाश करना चाहते हैं, और देश को पूंजीपतियों के हाथों लुटाना की आपकी राजनीति चल रही है। और यदि अखबार झूठ बोल रहे हैं तो मैडम इसका तो हमारे पास आपको समझ में फिर आएगा भी नहीं। चलिए भीमराज जी, 1 मिनट, अब फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी। राजस्थान में जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ मतदान इस बार हुआ है, पिछली बार से 0%
0.7% ज्यादा मतदान इस बार हुआ है। आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी कि इससे किसको फायदा होगा? मेरे से चाह रहे हैं आप रचना जी? सॉरी जी, इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, क्योंकि इस बार जो मतदान हुआ है वो महिलाओं का ज्यादा प्रतिशत हुआ है और महिलाओं ने अपना जनादेश दे दिया है। जी भीमराज जी। मैडम, जो इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उससे किसान मजदूर की जीत होगी और जो केंद्र की तानाशाही को एक संदेश होगा, और जो कर्मचारी वर्ग को जो ओपीएस भाजपा ने छीनी थी, उनकी बुढ़ापे की लाठी का सहारा छीना था, ये उन तीनों वर्गों की जीत होगी। और जो हिटलरशाही है वो पहले तो 2023 में यहाँ से विदाई देंगे, 2024 में वहां से भी विदाई होगी। इन्होंने तो भविष्य ही छीन लिया, बुढ़ापे की लाठी का क्या देंगे ये? इन्होंने तो हमारे बच्चों का भविष्य छीन लिया, देश के युवाओं बच्चों का भविष्य। 20 लाख सीटें खाली है, उसका जिक्र कर लीजिए मैडम। अग्निवीर में आपने क्या किया? 75,000 भर्तियां होती थी, उसको 45,000 में देते, 45,000 का हम 25% भर्ती करेंगे। 75,000, अरे आप उसका आंकड़ा, और 2 साल कोरोना काल में भर्ती नहीं हुई, उसका आप कभी जिक्र नहीं करोगी। जिसके अंदर लोग युवा 2 साल जो बेरोजगार हो गए, उन्होंने बोला हमें एक्सटेंशन दे दी, उसका भी जिक्र नहीं किया आपने। मैडम, आप थोड़ी बहुत रखिए, हमदर्दी रखिए। यदि आपको लगता है अग्निवीर के, आपने अमृतपाल की बॉडी आई थी, आपने क्या हाल देखा? उसके प्राइवेट एम्बुलेंस के अंदर छोड़ के गए थे। वो तो पंजाब पुलिस का हमदर्दी मानी, उन्होंने सैल्यूट किया, वरना आपने उसके लायक भी नहीं छोड़ा। आप कुछ नहीं है, आपकी मकसद हमें पता है, आपकी नीति भी पता है, आपकी रीति भी पता है। हम चाहते हैं, और आप चिंता मत कीजिए, 2024 में विदाई होगी, हिटलर की भी तानाशाही खत्म होगी, नीरो की भी खत्म होगी, और मुसोलिनी की भी खत्म होगी, और इस मोदी की भी खत्म होगी। अब जब आप एक बात बताइए, देश की संसद होती है जिसके अंदर एक महिलाओं का अपमान करते हो, आप एक कांग्रेस के लीडर का अपमान करते हो। आप एक बात बताइए, बाबू भाई बोखारिया जब गुजरात के मंत्री थे, और मोदी साहब, सुनिए मेरी बात, मोदी साहब मुख्यमंत्री थे, उनको 3 साल की सजा होती है, आप उसको बर्खास्त नहीं करते। 2 साल की सजा होती है, आप उसको बर्खास्त करने चले। समय पूरा हो गया है भीमराज जी, रचना जी, समय पूरा हो गया है। आप दोनों इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार भाजपा और कांग्रेस की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं। दोनों ही पार्टियां विधानसभा चुनाव में जीत का लगातार दावा कर रही है, लेकिन नतीजे 3 दिसंबर को अब सामने आएंगे, जिसके बाद पता चलेगा कि राजस्थान में इस बार राज बदलेगा या फिर रिवाज बदलेगा। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।